प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास भोपाल मध्य प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देते हैं ताकि कुंडली को समझने में आसानी हो जाए। जन्म हुआ है जातक का चैत्र माह में। ऐसे लोग जो चैत्र माह में जन्मे होते हैं वो पढ़ने में बड़ा माहिर होते हैं, मतलब जो उनकी एजुकेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है। उसके बाद उत्तरायण में जन्मे होने से जीवन के सारे ही सुखोपभोग के साधन और सकारात्मक बिहेवियर उत्तम, इसमें भी व्यक्ति के लिए शुभदायक परिणाम यहाँ मिल जाते हैं। वसंत ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति थोड़ा आलसी और थोड़ा प्रेमी किस्म का होता है। शुक्रवार को जन्मे हैं और वार के अधिपति जन्म कुंडली के सप्तमेश शुक्र 12वें भाव में उच्च के हैं, जो व्यक्ति के जीवन में व्यय की अधिकता, कवि के गुण, लेखन क्षमता अद्भुत और सांसारिक सुखों से भरने वाले व्ययी मानसिकता का बना रहे हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के चंद्रमा और 12वें भाव में सूर्य बुध शुक्र, लग्न में ही चंद्रमा मंगल नीच के बैठे हैं। चंद्रमा और मंगल का परिवर्तन योग ये इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति व्यापार भी करता है और नौकरी भी करता है, दोनों करता है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति के पास विद्वता, बुद्धिमता, पद और सांसारिक सुख हो बहुत उत्तम प्रकृति का मिल जाता है। अश्विनी नक्षत्र ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और साथ ही साथ चिरचीटे की जड़ अपने गले में रविवार को धारण करना चाहिए। जातक का जन्म ऐन्द्र योग में हुआ है, इस वजह से यहाँ व्यक्ति इंद्र के समान प्रतापी और लाभान्वित होने वाला होता है। वणिजकरण, क्षत्रिय वर्ण और देवगण के कारण व्यक्ति में रजस तत्व की प्रधानता और साथ ही साथ सात्विक गुणों का प्रभाव दोनों ही देखने को मिल जाता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के चंद्रमा का कुछ बुरा प्रभाव जैसे अनियमितता, मानसिक अव्यवस्था, लगातार काम न कर पाना और पढ़ाई में छोटे मोटे व्यवधान या अनियमितता के कारण पढ़ाई में हो, नौकरी में हो, छोटे मोटे व्यवधान देखने को मिलते हैं। लग्न का मान 4 अंश का है। चंद्रमा जन्म कुंडली में 11 अंश के बैठे हैं। सुखेश होकर के, लग्नेश होकर के मंगल चतुर्थ भाव में, ये अपने आप में महान राजयोग बनेगा। मंगल का नीच भंग राजयोग जातक को सैनिक में या तकनीकी विशेषज्ञ बना देता है, सैनिक क्षेत्र में जाने वाला। द्वितीय भाव के स्वामी और धनेश होते हैं शुक्रदेव, सप्तमेश भी होते हैं, वो 12वें भाव में बैठे हैं उच्च के होकर के। यहाँ ये युति बहुत सामान्य होती है जो लगभग 80 से 90% कुंडलियों में देखने को मिल जाती है। इस वजह से इसके विस्तृत परिणाम शास्त्रकारों में बड़े कम लिखे गए हैं, शास्त्रों में बड़े कम लिखे गए हैं। और सूर्य बुध और शुक्र का 12वें भाव में परिणाम जो होता है यहाँ व्यक्ति को धनाढ्य बनाता है। लगभग कई बार पैतृक संपत्ति उसको ना के बराबर मिलती है या कई बार उसे पिता की संपत्ति का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। अगर होता भी है तो व्यक्ति उसमें अपनी दिलचस्पी ना के बराबर रखता है। पराक्रम भाव में 3 नंबर की राशि बनी है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति लगभग संपूर्णतया तो नहीं पर ठीक ठाक पराक्रमी होगा। वहाँ केतु बैठे हैं, इस वजह से छोटे बड़े भाई बहनों का सुख थोड़ा कम सा होता है। हालांकि जन्म कुंडली में केतु 24 अंश के बैठे हैं। गुरु से दृष्ट और शनि से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति अगर कोई भी होता तो उससे प्रेम पूर्वक ही अपना जीवन बिताने वाला होता। हालांकि सामान्यतः यहाँ पे एक बात जरूर है कि कई बार माता के स्वास्थ्य की चिंता व्यक्ति को सता सकती है और कई बार मामा मामी से संबंध बहुत लंबे और अच्छे नहीं होते। यहाँ उनको उनके साथ कई बार शत्रुता भरा व्यवहार देखने को मिल जाता है। चतुर्थ स्थान में 6 अंश के साथ मंगल पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं और उस भाव के स्वामी से परिवर्तन करने के कारण चतुर्थ स्थान के अधिपति का जन्म कुंडली में लग्न में बैठने के कारण कुंडली लाभान्वित होगी। धन धान्य के मामले में और सुख सौख्य के मामले में, शारीरिक सुखों के मामले में कुंडली बहुत ही बलवान होगी। हालांकि जन्म कुंडली के पंचम भाव को भीषण पापकर्त्री लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि यहाँ पे जन्म कुंडली में वक्री हैं और वो भी 7 अंश के वक्री हैं। तो पापकर्त्री लगने का अर्थ ये होता है कि भाव के अगले भाव में जो ग्रह बैठा है वो वक्री है, तभी पापकर्त्री लगेगा। एक ग्रह का वक्री होना आवश्यक होता है। तो 6वें भाव में बैठे हैं शनि वक्री होकर के, पंचम भाव की तरफ उनकी यात्रा है।
इस वजह से वो पापकर्त्री में पंचम भाव जाएगा। इसके ही कारण कई बार आपको कुछ ज्योतिषगण ऐसा कहेंगे कि ये एजुकेशन में बाधाएं मिलेंगी, पर इसका मैं यहीं पे उत्तर दे देता हूँ। चतुर्विशांसा चक्र जो विशेषतया विद्या अध्ययन के लिए देखा जाता है, वहाँ गुरु स्वग्रही हैं। इस वजह से व्यक्ति शास्त्र विद्या का और धर्मशास्त्रों का, शिक्षकीय गुणों का प्रोफेसर बन जाए, लेक्चरर बन जाए, पत्रकार बन जाए, उसके बाद प्रवक्ता बन जाए, रिसर्चर साइंटिस्ट बन जाए, दार्शनिक बन जाए, पब्लिकेशन का मालिक बन जाए, महान लेखक और कवि बन जाए। इसके योग जन्म कुंडली में बने हुए हैं। उसके बाद जन्म कुंडली के चतुर्विशांसा चक्र के पंचम भाव में D424 चार्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें राहु और केतु पंचम भाव में प्रभावित कर रहे हैं। इस कारण से पढ़ाई में मतभेद और पढ़ाई में रुकावट निश्चित रूप से थोड़ी सी दिखाई दे रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में और पंचम के कारक और एजुकेशन शिक्षा जो चतुर्विशांसा चक्र है, वहाँ के गुरु, वहाँ के मंगल और वहाँ के सूर्य, लगभग सारे ग्रह ठीक हैं। इस वजह से लाख चुनौतियों के बावजूद भी व्यक्ति अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और समाज में उसके लिए जो चीज़ें बताई जाती हैं या बोली जाती हैं उसके वो उलट जा करके समाज को करके भी दिखाएगा। ये मैंने यहाँ तक पंचम भाव पे बात करी है। पंचमेश 12वें हैं, पंचम भाव पे पंचम के कारक गुरु की दृष्टि है। इस वजह से बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। हालांकि सूर्य देव और बुध देव और शुक्र देव, ये तीनों ग्रह जब दृश्य क्षेत्र में बैठ जाते हैं तो कुंडली को बलवान ही बनाते हैं। 6वें भाव में शनिदेव 7 अंश के साथ बैठे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, और इस आधार पर कि सूर्य जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं। ये नक्षत्र का परिवर्तन सूर्य और शनि का जो है, इसमें जातक को डबल एनर्जी मिलेगी और व्यक्ति को लाभान्वित होने में आसानी देगी। हालांकि एक बात और भी है कि 6ठे भाव में शनि का संबंध और शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे, अष्टमेश का चतुर्थ भाव में लग्न में बैठना, ये अच्छी बात है। पर कई बार व्यक्ति के जीवन में उनकी माता की चिंता जातक के लिए बड़ी सी मालूम पड़ती है। यहाँ धर्म ठीक है, आध्यात्म ठीक है, पैतृक धन ठीक है, सामान्य ठीक है। मतलब पैतृक धन का अर्थ ये होगा कि व्यक्ति यहाँ खुद बनाएगा, पिता से मिलेगा, मेरा संबंध उससे नहीं है। यहाँ खुद व्यक्ति बनाएगा, अपने पीछे संपत्ति छोड़ेगा। पराक्रम और बढ़ाया जा सकता है। आलस्य और मानसिक शांति जातक को उसके परिणाम से दूरी ले जा करके बना रहे हैं। इस वजह से हमें नींद अच्छी लेनी है, अपने कुल देवता, अपने वास्तु देवता की उपासना खुद से करनी है। नित्य घी का दीपक घर से जला करके तब बाहर निकलना है। हनुमान जी की खूब पूजा करनी है। ब्रह्मचर्य का 100% पालन करना है। और एक बात और है, तो हमारे पढ़ाई में रुकावट नहीं है ऐसा हमें सोचना है, क्योंकि अगर ऐसा सोच लेंगे तो कई बार पेट कभी खराब हो, कभी ये खराब, कभी माथा दर्द, तो कभी ये है तो कभी वो है, वो होता रहेगा। इस वजह से हमें इसका ध्यान रखना होगा कि हम बहुत ज़्यादा उसके चलते अपने मन को परेशान ना करें। 6वें भाव से शनि का संबंध मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी से तो नहीं पर शत्रुओं से संपर्क रहता है, और कई बार व्यक्ति को दुश्मनों से खतरा भी होता है। इस वजह से हमें, हालांकि यहाँ पे आयु लंबी मिल जाती है, पर फिर भी हमें बेवजह की बातों से उलझना भी पड़ता है। सरकारी जो नियम कानून है, सरकारी जो एजेंसियाँ हैं या जो आपके बॉस हैं, उनके साथ आपके संबंध लगभग ठीक रहें, इसकी कोशिश करनी होगी। अष्टम भाव से पहले सप्तम भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना, ये अच्छी बात है। मैं इसे बुरा नहीं कहूँगा और उसे बहुत ही अच्छा कहूँगा, क्योंकि इस भाव पे गुरु की दृष्टि जा रही है, इस भाव पे चंद्रमा की दृष्टि जा रही है, और इस भाव के स्वामी उच्च के होकर के 12वें भाव में बैठे हैं। यहाँ पे भी इस भाव के स्वामी पंचम भाव में पंचमेश के साथ बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे प्रेम, दाम्पत्य, विवाह आदि में कोई कमजोरी नहीं होगी। हाँ, हम ये बात ज़रूर जानते हैं कि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल और चंद्रमा से केंद्र में, ये दोनों तरीके से आपको मंगलिक बनाते हैं। इस वजह से कुंडली मंगलिक से ही हो और मिला करके ही हो। ये प्रबल मंगलिक का योग बनेगा जो जातक को परेशान कर सकता है, और कई बार विवाह में मतभेदों को बढ़ाने के कारण या बढ़ने के कारण कई बार मानसिक अशांति और हृदय क्षेत्र को परेशान, हेडेक वगैरह मिलने के कारण हो सकता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैंने 6ठे भाव तक की चर्चा की। इस कुंडली में थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, पर प्रेम मिलने में, क्योंकि पंचम भाव परिणाम का होता है, तो मेहनत ज़्यादा और परिणाम थोड़े कम। मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि आपको 10 नंबर पाने के लिए 15 अंक के बराबर मेहनत करनी होगी।
है और उसकी आवश्यकता भी है बढ़ाने की। सप्तम भाव के अधिपति का 12वें भाव में जाना और मंगल का चतुर्थ भाव में नीच का होना, नीचभंग राजयोग चंद्रमा के कारण होना, केंद्र में गुरु या शनि का नहीं बैठना, ये मंगल दोष की प्रबलता को बढ़ाते हैं और इसके कारण कई बार दाम्पत्य में थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिलती है। हालांकि वो सामान्य है, पर विवाह अगर करना होगा तो मीन राशि मीन लग्न, मेष राशि मेष लग्न और साथ ही साथ कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। विवाह की दिशा उत्तर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। घर से निकट नहीं, थोड़ी दूर पे विवाह हो तो और भी ठीक बात होगी। अष्टम भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में लग्नेश स्वतः होते हैं, लग्नेश ही अष्टमेश है और लगभग वो ठीक बैठे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर पत्नी शिक्षकीय गुणों से युक्त है, तर्क बल से युक्त है, ससुराल से धन ठीक मिलेगा, पर कई बार वो चिंताओं का कारण भी बन सकता है। इस वजह से विवाह से पहले सुरक्षा की आवश्यकता, कानूनी रूप से मजबूती और कुंडली का अच्छे तरीके से मेलापक करना आवश्यक होगा। नवम भाव के स्वामी का जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में बैठना और पंचम भाव को देखना, नवम भाव के स्वामी का एकादशवें में बैठना और पंचम को देखना, राहु की दृष्टि पंचम भाव पे, तो जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति 12वें सप्तम भाव के स्वामी के साथ बुध के साथ बैठे हैं, पंचवा छठवां सातवां ये तीनों भाव के स्वामी एक साथ 12वें चले गए। और दूसरा, जन्म कुंडली के पंचम भाव पे गुरु राहु का संबंध और पंचम भाव के स्वामी पे, छठे भाव के स्वामी पे और सातवें भाव के स्वामी पे शनि की पूर्ण दृष्टि। इस वजह से क्या होगा, कई बार यहाँ मातृ प्रेम में, कई बार यहाँ स्वास्थ्य में आँखों की समस्या, कई बार हड्डियों की समस्या, गैस्ट्रिक पेशेंट हो जाए या विवाह में विलंब की स्थिति, ये सब भी होते देखी जाती है। नवम भाव के अधिपति का पंचम भाव को देखना, पूर्वजों का आशीर्वाद खूब रहता है, जबकि दशम स्थान के अधिपति का छठवें भाव में जाना पिता को तो नौकरी देता ही है, जातक को भी नौकरी वाला बना देता है। या यहाँ पे दूसरा फलादेश ये होगा, चूंकि वो शनि देव हैं, उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य के नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं, सूर्य और शनि आपस में परम शत्रु होकर के, और जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी छठवें भाव को देख रहे हैं, तो 10वें भाव का संबंध छठवें भाव से बन गया, 10वें भाव का संबंध छठवें भाव से बन गया, छठवें भाव का संबंध दशम स्थान के अधिपति से बन गया। इस वजह से व्यक्ति हर वो काम कर सकता है जो इनके पूर्वज करते आए हैं, उसमें जरा भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारे पूर्वज ये करते आए हैं तो मैं ये ना करूं। आप आराम से हर वो काम कर सकते हैं जो आपके माता पिता दादा दादी आदि करते आए हैं, पर इस कुंडली में शिक्षकीय योग ज़्यादा लगे हैं। एकादशवें भाव के स्वामी का और दशम स्थान के स्वामी, एकादशवें भाव के स्वामी का छठे भाव में जाना उच्चाभिलाषी परवक्री हैं, इस कारण से करियर को लेकर के व्यक्ति में अजब तरीके की जल्दबाजी देखी जाती है। और एकादशवें भाव के स्वामी का छठे भाव में बैठना कई बार शनि की दशा में और जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति के पैसे और निर्णय दोनों ही गलत जगह पे जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को उस दशा काल में, जब कभी शनि की दशा चले, हमें अपने आप को बहुत संतुलित होकर के आगे बढ़ाना होगा। 12वें भाव के अधिपति का एकादशवें भाव में बैठना, लगभग मैं इसे कमज़ोर नहीं कहूँगा, गुरु इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह होते हैं, मंगल से दृष्ट हैं और हर तरीके से शिक्षक, कन्विंसिंग कैपेसिटी, चरित्र का बल, यशस्विता का बल, मेष राशि में चंद्रमा वैसे भी कमज़ोर परिणाम नहीं देते हैं, अच्छे बैठे हैं। गुरु चंद्रमा और मंगल सबका संबंध या शनि का भी संबंध जन्म कुंडली के सप्तम भाव से बन रहा है। इस वजह से पत्नी बहुमुखी प्रतिभा को प्राप्त करने वाली, दैवीय लक्षणों से युक्त, स्वाभिमानी, तार्किक और तर्क बुद्धि से युक्त होकर के निर्णय देने वाली होती हैं। जबकि नवमांश चक्र में लग्न कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी का लग्न में यहाँ बैठना, इस भाव के स्वामी का जन्म कुंडली में नवम भाव में बैठना, शनि नवमेश और दशमेश होकर के पंचम भाव को देख रहे हैं, नवमेश होकर के पंचम भाव को देख रहे हैं, नवम भाव के स्वामी होकर के जन्म कुंडली में पंचम भाव को देख रहे हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, इस पर दृष्टि बहुत कम लोगों की जाएगी, पर ये जो बात बन रही है कुंडली में, ये बड़ी ही अनोखी है, जो जातक की हर जगह से सुरक्षा कर रही है। आपने ये देखा कि शनि वक्री हैं, पंचम भाव को पापकर्त्री लग गया। चतुर्विश सांसा चक्र में थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था पंचम भाव पे राहु केतु, और लेकिन फिर भी वहाँ पे शिक्षा पूरी हो रही थी। तो जो कुंडली के पास बल मिल रहा है वो पूर्वजों के आशीर्वाद और उनके सहयोग से मिल रहा है, और व्यक्ति की जो शिक्षा पूरी होगी वो पिता और माता के बल से प्राप्त होगी। बच्चा कभी कभी उदास हो जाए, निराश हो जाए, हताश हो जाए, पर निश्चित रूप से माता और पिता का ये पूर्णतया धर्म और कर्तव्य होगा कि वो उसको बल देते रहें, आशावान
बनाए रखें या आशावादी प्रवृत्ति उसके अंदर आशाओं का विश्वास का संचार करते रहें, क्योंकि ऐसा कुंडली में ही है। एक बार फिर से बता देता हूँ, शायद आपकी दृष्टि वहाँ नहीं गई होगी। नवम भाव के स्वामी पंचम में बैठ करके 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति नवम भाव में बैठे हैं। नवम भाव के स्वामी जो शनि हैं वो एकादशवें में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं। दशमांसा चक्र में नवम भाव के स्वामी शनि हैं, तीसरे में बैठ करके 5वीं दृष्टि को देख रहे हैं। यहाँ के स्वामी बुध बनते हैं जो नवम भाव में बैठे हैं। यहाँ के स्वामी बुध बनते हैं जो यहीं बैठे हैं। यहाँ के स्वामी सूर्य बनते हैं जो 12वें भाव में बैठे हैं पर दृश्य क्षेत्र में बैठे हैं और वो शुभ कर्तरी में हैं। तो सिर्फ पाप कर्तरी से ही काम नहीं बिगड़ेगा, बल्कि इस भाव के स्वामी को 12वें भाव में जाना और चंद्रमा और गुरु के शुभ कर्तरी के कारण वापस व्यक्ति की शिक्षा बहुत अच्छी पूरी हो जाएगी। उच्च शिक्षा, मैनेजमेंट आदि का क्षेत्र बहुत अच्छा होगा। घूम घूम करके भी धन अगर कमाना होगा तो व्यक्ति कमा लेगा। सबसे अच्छी बात है कि निर्णय सही है। कुछ कुछ चीज़ों को और विषयों को लेकर के व्यक्ति का निर्णय गड़बड़ है। इस वजह से इस कुंडली में धन, वैभव इकट्ठा करना, निर्णय सही लेने में हमें निर्णय में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है। विशेषतः विवाह आदि में, मतलब जल्दबाजी में विवाह ना करें, प्रेम विवाह में बचें, प्रेम विवाह से बचें और वर्ण संकरता का दोष अब ना लगे, ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जबकि नवमांसा चक्र में शुक्र का नवम भाव में बैठना, शनि का एकादशवें भाव में बैठना, चंद्रमा का स्वग्रही होना और चतुर्थेश का चतुर्थ भाव में बैठना, ये इतना नहीं है, बहुत अच्छा है ये। शुक्र का यहाँ बैठना, शनि सूर्य का स्वग्रही, बुध का स्वग्रही, चंद्रमा का स्वग्रही, लग्नेश का पंचम में नवम में बैठना और नवम भाव के स्वामी का पंचम को देखना, गुरु की दृष्टि सूर्य पे और जन्म कुंडली में पंचम भाव में सप्तमेश का बैठना। ये आसान नहीं है, ऐसा बहुत कम और विरले कुंडलियों में देखने को मिलता है। एक सामान्य से योग जो बने हैं इस कुंडली में वो सूर्य, बुध और शुक्र के 12वें भाव में बने हैं। बाकी सारे योग विरले बने हैं, है ना। तो कहने का अर्थ यहाँ पे इतना है। केंद्र में लग्न के अधिपति बैठे हैं, चंद्रमा से केंद्र में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव पे है, ये अच्छी बात है। तो अब क्या चाहते हैं, ठीक है। कुंडली दशमांसा चक्र में शुक्र का सप्तमेश के साथ बैठना, ये इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति अगर कल को चाहे तो व्यापार भी कर सकता है। बुध का यहाँ बैठना धनेश होकर के, ये बुध की दशा में भाग्य की चिंता सताएगी या कई बार व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है। इस वजह से हमें वहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। यहाँ गुरु और राहु का बैठना और तीसरे भाव में शनि चंद्रमा का, लगभग बैलेंस्ड पराक्रमी गुरु राहु के साथ कभी कभी कारोबार में मानसिक चिंताएं या उसको लेकर के व्यग्रता देखने को मिल सकती है। लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात बताऊं, लाभ भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में बैठना, यह दशमांसा चक्र के लिए अच्छी बात है, जो व्यक्ति के इच्छाओं की पूर्ति करने में और आत्मविश्वास की वृद्धि करने में, साथ ही साथ महत्वाकांक्षा की वृद्धि करने में सहायक होंगे। लग्नेश का सप्तमेश के साथ लग्न में बैठना, ये महान राजयोग बनेगा और व्यक्ति के व्यापार और प्रक्रम को सुचारू रूप से चलाने में सहयोगी साबित होंगे। व्यक्ति सही निर्णय लेने वाला होगा। मंगल और शुक्र की दशा कारोबार और बिजनेस को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगी। चंद्रमा के साथ स्वग्रही शनि का बैठना, दशमेश और जन्म कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी का बैठना एक साथ, दसम भाव के स्वामी का तीसरे भाव में बैठना, चंद्रमा के साथ बैठना। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है जिसको समझाना चाहूँगा। यहाँ चंद्रमा अगर नहीं बैठे होते, अगर वो चंद्रमा यहाँ बैठे होते या यहाँ बैठे होते या यहाँ बैठ जाते या 12वें चले जाते तो ये बात गड़बड़ हो जाती। लेकिन दशम भाव के स्वामी स्वग्रही भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं और शनि दशमेश होकर के बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति अपना धन कमाएगा और पिता के रहते पिता को अपना सारा सुख दिखाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कई बार आप ने सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं पर देखने वाला ही नहीं है, तो आपकी प्रगति लोग देखेंगे और ये सबसे अच्छी बात होगी। यहाँ बुध का बैठना दशम भाव, देखिए अब एक अच्छी बात, जो थोड़ी कमज़ोर बात है जो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष डाल रही है, वो क्या है, लग्नेश होकर के नीच के बैठे हैं। मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था कि लग्नेश अगर मंगल हो और चतुर्थ भाव में बैठे होते हैं तो कई बार वो घर में आंतरिक कलह देते हैं। कई बार व्यक्ति की पढ़ाई बीच में छूटती है, जैसे पीएचडी कर रहे हैं तो छूट जाए, गाइड के साथ संबंध कमज़ोर हो जाए, या कई बार आपके खिलाफ षड्यंत्र हो जाता है। सूर्य शनि की दशा में, मंगल की दशा में, शनि मंगल की दशा में, राहु की दशा में, गुरु की दशा में, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। या कई बार व्यक्ति जो होता है वो दूसरों की प्रोग्रेस को देख करके स्वतः को अपने आप को कमज़ोरी में लेके जाता है या थोड़ा इनसिक्योरिटी का भाव पैदा होता है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जन्म कुंडली में देखने को मिल रही हैं। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि मंगल यहाँ बैठे हैं। अष्टमेश भी तो होते हैं,
यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी जो गुरु हैं वो 12वें भाव में तो जा रहे हैं, जो कंसंट्रेशन को बिगाड़ रहे हैं। यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी जो गुरु हैं वो जन्म कुंडली में राहु के संग हैं, जो कारोबार को लेकर के व्यवस्थित न होने में डिले करते हैं या विलंब की स्थिति लेके जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमें हमारे कंसंट्रेशन को पूरा फोकस करना है, हम सिर्फ अपने काम पे फोकस करेंगे। निश्चित रूप से हम लगातार अपने आप को किसी से कमज़ोर न समझ के हम अपनी योग्यता और अपनी क्षमता पे पूर्णतया विश्वास करके अपने दिमाग को सही दिशा में लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। इसमें ज़रा भी संदेह नहीं करना है। दुनिया के लोग आपके विपक्ष में हो सकते हैं, आपकी कुंडली आपके संग खड़ी है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली के कुछ नक्षत्रों पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे सूर्य उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से यहाँ सूर्य आँखों की समस्या, पाचन तंत्र, हड्डी और दांतों की समस्या दे सकते हैं। चंद्रमा का अश्विनी नक्षत्र में बैठना व्यक्ति को सुंदर, धनी, सुखी, दैदिव्यमान स्वरूप वाला और बेहतरीन वक्ता और बहुत मजबूत इच्छा शक्ति का इंसान बना सकता है। यहाँ व्यक्ति भाग्यशाली भी होता है। मंगल जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र के बैठे हैं, नीच राशि में बैठे होने के कारण व्यक्ति शंकालु प्रवृत्ति का होता है। यहाँ व्यक्ति आराम से बहुत छोटी छोटी बातों पे अपने पति, अपने पत्नी पे संदेह करने वाला भी हो जाता है। जबकि मंगल के बाद बुधदेव की बात अगर करते हैं तो बुधदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं 8 अंश 50 कला के साथ शनि से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति की तकनीकी जानकारी बड़ी ही उच्चतम और व्यवस्थित होती है। जबकि देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में अपने नक्षत्र में मंगल से दृष्ट और केतु से प्रभावित होने के कारण कई बार व्यक्ति के जीवन में उच्च शिक्षा बाधित होती है, सामान्य बाधित होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम त्याग दें या छोड़ दें, सामान्य बाधित होती है। धर्म जागृत होता है, बेहतरीन लोगों से मैत्री होती है, दार्शनिकता ऊंची और अच्छी होती है, बातों को समझने और रखने की कला लोगों से भिन्न और अलग अच्छी होती है। शुक्रदेव जन्म कुंडली में रेवती नक्षत्र में बुध के साथ बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति का व्यय रहता है। जबकि शनिदेव जन्म कुंडली में अपने क्या बोलते हैं कि शत्रु के नक्षत्र में, मैंने बात कही परिवर्तन में है पर वो ठीक है। नौमांस चक्र में सूर्य जो बैठे हैं वो मघा नक्षत्र में सिंह राशि में बैठे हैं, इस वजह से पत्नी थोड़ी बहुत घर में कलह करने वाली होंगी सामान्यतः। चंद्रमा जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र में एक विवाह को बचाने के प्रति जो सकारात्मक रवैया है उसको दर्शा रहे हैं। मंगलदेव उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, इसका अर्थ होगा कि वो एनर्जी, संतान पैदा करने की क्षमता और प्रेम को प्रदर्शित करने का सर्वांगीण विकास या गुण व्यक्ति के पास होता है। प्रेम को प्रदर्शित करता है सभी तरीके से। बुधदेव जन्म कुंडली में व्यक्ति को डिप्लोमेसी समझने में मदद करेंगे। शुक्रदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर कुंडली लाभान्वित होगी। तीर्थ यात्रा, पति का और पत्नी का संपूर्ण सुख प्राप्त हो गया। उसके बाद शनिदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं नक्षत्र के आधार पर, वो आपकी कुंडली में आपको कभी कभी पत्नी से मतभेद या नौकर चाकर से मतभेद दिखाते हैं। राहु और केतु आपकी कुंडली में नवांश चक्र के साथ साथ लग्न चक्र में विवाह में छोटे मोटे परेशान करने वाले पल और कभी कभी संतति से मतभेद या दूरी दर्शा रहे हैं। दशमांसा चक्र इस कुंडली का बहुत अच्छा बना हुआ है। धर्म इस कुंडली का ठीक है और करियर में राजनीतिक विचार विमर्श, राजनीतिज्ञों से लाभ कभी भी। हाँ, हम एक बात ज़रूर ये बात भी कहना चाहते हैं कि हम कभी भी किसी को ऋण न दें, ऋण का लेन देन, किसी को पैसे देने, मित्रता से सावधान, मित्रों से सावधान रहें और नींद अच्छी लें। साफ कपड़े पहने, दांत गंदे न रखें, बहुत ज़्यादा ठूस ठूस करके मसालेदार चीज़ें या भोजन न करें और साथ ही साथ सूर्य को अर्घ दें। ऐसा करने से व्यक्ति का बल और धन दोनों की वृद्धि होती है। इतनी सारी चीज़ें हैं। मारक इस कुंडली में चलेगी, मारक दशा जो चलेगी वो चलेगी शुक्र में शनि मारक होंगे, उसके बाद शुक्र में शनि मारक होंगे और शनि में मंगल मारक होंगे। ये दो ग्रह मारक होंगे। उसके बाद सूर्य की महादशा में मंगल, चंद्रमा और मंगल चंद्रमा, उसके बाद बुध
ये सब दशाएं अच्छी जाएंगी। बाकी चंद्रमा की महादशा में गुरु का अंतर, चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर, चंद्रमा की महादशा में मंगल और बुध का अंतर धन लाभ और परिस्थितियों को आगे बढ़ाने वाला होगा, मतलब लाभान्वित करने वाले होंगे। मंगल की महादशा में चंद्रमा का अंतर, शनि का अंतर, उसी मंगल की महादशा में शुक्र और बुध का अंतर लाभान्वित करने वाले होंगे। करियर के लिए राहु परेशान करने वाले होंगे। सूर्य कभी कभी कमजोरी देंगे करियर में, महादशा में, अंतरदशा में भी। और शनि की महादशा में राहु का अंतर या राहु के अंतर में प्रत्यंतर शनि का अगर चल जाए तो कई बार ये कारोबार को परेशान करने वाला होगा। दिन रविवार, सोमवार और मंगलवार अच्छे रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र में दान करना शुभ रहेगा। अंक 2 और 5 अच्छे रहेंगे। मित्रता सिंह और धनु वालों से कर सकते हैं, शत्रुता ना करें मिथुन, तुला और कुंभ वालों से। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पश्चिम दिशा की तरफ। उत्तर दिशा के मकान में रहना अच्छा रहेगा। पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, हस्त, उत्तराषाढ़ा और अश्विनी ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। अश्विनी को त्याग दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात कह दूं तो होरा चक्र के आधार पर शनि, मंगल, राहु, केतु, गुरु, सूर्य और बुध मेहनत करके भी, चाहे जैसे भी हो सके, आप आराम से इनकी दशाएं बिताएंगे। हाँ, थोड़ी बहुत कष्ट की स्थिति जो बनेगी वो चंद्रमा और शुक्र के महादशा में देखने को मिल सकती है। माता और पिता के लिए हमें ध्यान रखना होगा शनि की महादशा में पिता का ध्यान, जबकि गुरु और सूर्य की दशा में माता का ध्यान रखना होगा। संतति का सुख इस कुंडली में 100% है, जरा भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पूजा पाठ में मन थोड़ा कम लगेगा। पेट की परेशानी के कारण कंसंट्रेशन गड़बड़ हो सकता है। शनि, मंगल और बुध की दशा में स्पाइनल कॉर्ड और हड्डियों की समस्या बढ़ेगी, जबकि सूर्य, गुरु और चंद्रमा के साथ शुक्र की दशा में स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सूर्य 50% से भी कम, मतलब लगभग 25% का परिणाम कर रहे हैं। चंद्रमा 50, मंगल, बुध और गुरु 25% के करीब, शुक्र 50%, शनि 25% से कम, जबकि राहु और केतु की दशा कष्ट देने वाली होगी। उस समय महामृत्युंजय, रामचरितमानस अखंड पाठ, इसके साथ साथ राहु की शांति और जो मैंने अश्विनी कुमाराभ्याम नमः इस मंत्र का जप कम से कम 7 से 8 हज़ार बार कराना ही होगा। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।